Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So guys, this is video of economics and government scheme for your UPSC EPFO syllabus. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरी टंग पे थोड़ा ग्रोस कट आया हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स जो है वो मैं मिस प्रोनाउंस कर दूं या फिर मेरी टंग स्लिप हो जाए तो आपको थोड़ा सा समझ ना आए, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एक दो दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो शुरुआत की थी लास्ट लेक्चर अपना जो भी इकोनॉमी का था, तो उसमें हमने पॉवर्टी से शुरुआत की थी। पूरा डिटेल नहीं बता पाई थी क्योंकि स्लाइड्स की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे हम कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया से शुरू करते हैं। आगे प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉवर्टी हमारी इंडिया के अंदर जो है उसके मेन रीजंस क्या हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से शुरू करते हैं कि जो इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए कंपटीशन होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिर्फ एक सिलेक्टेड पर्सन होता है जो ज़्यादा कैपेबल होता है, वो उन रिसोर्सेज को ले पाता है और फिर वो जो है एम्प्लॉयड लेवल में आ जाएगा। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जो है एक लेवल ऑफ कैटेगरी की बढ़ेगी तो दूसरा लेवल ऑफ कैटेगरी जो है वो पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉवर्टी या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक रिच एंड पुअर डिवाइड जो है वो कंट्री के अंदर डेवलप हो जाता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर हम देखते हैं तो पास्ट 45 ईयर्स के अंदर जो है ये 2.2% की रेट से बढ़ा है। मतलब कि अबाउट 17 मिलियन पीपल जो है वो कंट्री की पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से जो गुड्स हैं उनके कंजम्पशन की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हुई है। और जो एक कंपटीशन का रेट रहता है कि किसको ज़्यादा मिलेगा, ये वाला रेट बढ़ता है और पॉवर्टी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अबाउट लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी ही अगर कम रहेगी तो आगे और रिसोर्सेज कैसे बन पाएंगे, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। वहीं पे सर्विस सेक्टर किसके ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से ये जो है एक इंटरकनेक्टेड लिंक होता है। तो जब प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर ही कम रहेगी, और किस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली कि सबसे पहला रीजन है सब डिवाइडेड लैंड होल्डिंग। जैसे कि जब हमारे पहले के लोग हुआ करते थे, 4-5 पीढ़ियों पहले हुआ करते थे, तो उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी। जैसे उनकी हमने क्या पहला पॉइंट डिस्कस किया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके हो गए 4-5 बच्चे, उनके अंदर जो है वो डिवाइड हो गई, लैंड डिवाइड हो गई। फिर उनके आगे 4-5 हुए, मतलब कि इस तरीके से पॉपुलेशन भी बढ़ती रही पर जो लैंड है वो छोटी होती रही। तो छोटी सी लैंड में आप कितनी प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, क्या क्या उगा पाएंगे, आप अपने आप को सस्टेन करेंगे या उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है सब डिवाइडेड लैंड होल्डिंग की, वो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कॉन्स्टिट्यूट करती है। वहीं पे लैक ऑफ कैपिटल। तो अगर मान लीजिए कि प्रोडक्टिविटी ही लो है तो उस फार्मर के पास पैसा ही कहाँ से आएगा कि वो उस ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट कर सके, अपने प्रोड्यूस के ऊपर इन्वेस्ट कर सके। तो लैक ऑफ कैपिटल हो जाता है। ऊपर से जो है अभी भी हमारी कंट्री के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा की बात करती हूँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। बट अभी भी हम कुछ स्टेट्स में जाके देखते हैं तो वहाँ पर कन्वेंशनल मीन्स यूज़ किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पे इलिटरेसी अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एक और रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो कम लेवल की है। वहीं पे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन को यूज़ किया जा रहा है और वेस्टेज ड्यूरिंग स्टोरेज। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ गुड्स जो होते हैं वो इतने डेलिकेट होते हैं कि जैसे कि आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे उसको कट करते हैं आप अपने फार्म से, तो उसके 4-5 दिन बाद ही वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी के अंदर वो आ जाते हैं। तो वेस्टेज जो स्टोरेज के टाइम में होती है उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आपको देखने हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बस मैं एक बार आपको और बता देती हूँ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप है, आपको जॉब चाहिए, ठीक है, पर आप जॉब की सर्च में जब जाते हैं तो आप किसी जगह जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि नहीं हमारे पास जॉब है बट हम आपको सिर्फ 2 घंटे जॉब दे पाएंगे। तो वो जो 2 घंटे की जॉब होगी उसका अगर हम 12 घंटे की जॉब के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी कम होगी। दूसरा जो है जितने स्किल्स आपके अंदर है, आपके अंदर जितना भी टैलेंट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जिस तरीके का ये होता है जिसमें कि आपकी अर्निंग भी कम हो रही है, ऊपर से आप अपने स्किल्स को भी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैटेगरी आती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। मतलब आपको जॉब तो मिली है पर वो अंडर लेवल मिली है, मतलब कि कम लेवल मिली है, ठीक है।
उसके बाद आता है डिस्ड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी सिंपल सी चीज़ है। इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे एक खेत है और एक फैमिली है जिसमें कि 5 मेंबर है, ठीक है, पर उस खेत में काम करने के लिए कितने मेंबर चाहिए, 2 मेंबर चाहिए, पर जो 3 मेंबर एक्स्ट्रा हैं उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास कोई करने को काम नहीं है, तो वो भी क्या करते हैं, इसी फार्म के ऊपर काम करने लग जाते हैं। तो सबको दिख तो रहा है कि वो पर्सन जो है कि वो काम कर रहा है, बट उसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये होती है आपकी डिस्ड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि दिख रहा है काम कर रहा है बट ज़रूरत नहीं है। पर अगर यही जो 3% है ये किसी और, मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के अंदर जाके काम करते हैं, तो उससे उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होते हैं, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उसकी वजह से भी लो एग्रीकल्चर आउटपुट होता है। नेक्स्ट देखते हैं लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलप। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट 40 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जो है हमने देखा था कि हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा पॉवर्टी सिचुएशन में थी, कि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड था, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट नहीं थी। 1991 में जब रिफॉर्म्स आए, एलपीजी क्या है यहाँ पे आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुई। तो जो शुरुआत में इनिशियल लेवल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतने लो लेवल के रही, उससे पॉवर्टी आगे बढ़ी। नेक्स्ट आता है प्राइस राइज। तो देखिए प्राइस राइज जो होता है उसका क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम लेवल में चली जाती है तो उससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। उससे क्या होगा कि हमारी जो मनी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कुछ जो ऐसे लेवल के लोग होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बट जो लोअर इनकम ग्रुप होता है वो यहाँ पे सफ़र करता है, क्योंकि उसकी वजह से जब रेट्स बढ़ते हैं किसी चीज़ के, तो जो उनकी बेसिक डिमांड्स होते हैं, बेसिक मिनिमम वॉन्ट्स होते हैं, वो भी फुलफिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ता है। एक चीज़ अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, जो स्पेसिफिक ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका मैं समझ सकती हूँ कि मे बी आपने इकोनॉमी ना पढ़ी हो, बट जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सीएससी के लिए और यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप मुझे आंसर कीजिए कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है। क्या किसी कंट्री को फ़ायदा होता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे इन्फ्लेशन के बढ़ने से, या फिर नुकसान होता है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो ऐसा फैक्टर होता है जो कि बेसिकली पॉवर्टी का रीज़न होता है, क्योंकि जब आदमी के पास कमाई ही नहीं है तो वो आगे कमाएगा कैसे, किस तरीके से, मतलब जो भी नहीं है तो वो कमाएगा कैसे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, वो बेसिक रीजन है पॉवर्टी का इंडिया के अंदर। वहीं पे लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। अगर किसी पर्सन के पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो जो है कोई अपना नया बिजनेस भी नहीं शुरू कर सकता, ना तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर सकता, ना जॉब क्रिएशन कर सकता। इस वजह से ये भी एक फैक्टर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब हम देखते हैं पॉवर्टी ट्रैप को। एक चीज़ और, अभी तक जो है मैं पीडीएफ पोस्ट नहीं कर पाती थी टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ रीजंस की वजह से, बट आज से जो है मैं सारी पीडीएफ्स को वहाँ पे करूँगी। बेसिकली क्या होता था कि मैं जो पहले पीडीएफ बनाया, सॉरी जो वीडियो बनाया करती थी, तो उसका डाटा मैं तभी की तभी डिलीट कर देती थी बिकॉज ऑफ स्टोरेज इशू। बट अभी मैं पीडीएफ जो है वो वहाँ पे रेगुलर पोस्ट करूँगी। तो अभी जो पिछले कुछ दिनों का 1-1.5 हफ्ते का डाटा है तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे जाके आपको डाटा मिल जाएगा। पॉवर्टी ट्रैप को देखते, तो पॉवर्टी ट्रैप जो है वो बेसिकली कहाँ से शुरू होता है, लो इनकम से, मतलब कि कम कमाई से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा अपने घर के आसपास ही देखिए कि जो पॉवर्टी में रहते हैं लोग, जो कि गरीब होते हैं, वो कितना ज़्यादा अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही अवेयर नहीं होते। मतलब कि आप ये देखिए कि 100 परिवारों में से 1 या 2 परिवार होता है जो कि एजुकेशन के लिए अवेयर होता है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगी। पर 98% या 90% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो उनके घर का ऐसा सिचुएशन ही नहीं होता कि पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो ये चाहते हैं कि हमें इनकम आए, क्योंकि लो इनकम की वजह से ही वो पॉवर्टी की चीज़ के अंदर है। तो वो अपने बच्चों को भी 12-13 साल का होते ही किसी न किसी शॉप पे लगा देते हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर भेज देते हैं, तो उसी से जो है वो ट्रैप शुरू हो जाता है। तो लो इनकम जो होता है उससे क्या होता है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर होती है। लो एजुकेशन अगर रहेगी तो क्या एक ह्यूमन कैपिटल बन सकता है। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है कि जब आपके अंदर स्किल्स है, आप कुछ कर सकते हैं। तो वो जो स्किल है वो मजदूरी का भी हो सकता है, अगर आप 13-14 साल की उम्र से काम करने लग जाते हैं, और वो जो स्किल है वो आपका एक मैनेजमेंट का भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का स्किल है और उसी अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है। तो अगर लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा, उसी तरीके से लो प्रोडक्टिविटी होगी।
एक मजदूर और एक मैनेजर, उसकी सैलरी में कितना डिफरेंस होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी होगी तो अगेन क्या होगी, लो इनकम हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर लो इनकम होगी तो क्या होगा, लो सेविंग्स होगी। उस पर्सन के पास पैसे खर्च करने के लिए ही इतना नहीं है तो वो बचाएगा कहाँ से, उससे फिर लो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो जाएगी और अगेन लो इनकम हो जाएगी। तो ये पूरा जो है पॉवर्टी ट्रैप होता है, जो कि साइकिल एक आपको बताई गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो बात कर ली कि पॉवर्टी की कोजेस ही हैं, ये ट्रैप है, तो हमारी कंट्री में किया क्या गया है स्पेसिफिकली। और ये वाली जो स्कीम्स है ये 1978 से शुरू हो रही है, बट अभी तक जो है मतलब 2016-17 तक जो स्कीम्स है, ये सारी स्कीम जो कि सिलेबस के अंदर मेंशन है वो सारी आपको करके जानी है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। तो ये जो था ये 1978-79 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2 अक्टूबर 1980 से इसको यूनिवर्सलाइज्ड किया गया, मतलब पूरी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे बेसिकली जो रूरल पुअर थे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, किस तरीके से, सब्सिडी की फॉर्म में और बैंक क्रेडिट की फॉर्म में। तो जितने भी गरीब थे जो स्पेसिफिकली रूरल एरिया के थे, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना रूरल वाला, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी जो है वो फीचर्स में आपको कंफ्यूज करेगा। आपको रूरल अर्बन दोनों भी दे सकता है, अर्बन भी दे सकता है, रूरल भी दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्कीम जो है वो कौन से स्पेसिफिक एरिया के लिए लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करके सब्सिडी की फॉर्म में, बैंक क्रेडिट्स की फॉर्म में जो है रूरल पुअर को हेल्प किया जाता है आगे आने वाले सक्सेसिव प्लान के पीरियड्स के लिए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाती है अंडर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ये देखिए रोजगार आ रहा है, मतलब किससे रिलेटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो है बेसिकली अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है। अगेन आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिक रूरल एरियाज़ के लिए है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, देखिए अगर आप एक सिंपल सी बात देखिए कि कोई एक गाँव है जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही है, वो जो ज़मीन है वहाँ की वो खाली पड़ी है, वहाँ पर कुछ नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, बिठा के ज़मीन पे नहीं हो सकती ना। जो भी एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे कुछ सेटअप होना चाहिए, कोई फैक्ट्री, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कुछ तो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन किया जाता है कम्युनिटी और सोशल एसेट्स के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना। आवास आ गया तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, ये आपका हाउसिंग से, आपको घर बना के देने से है। तो इंदिरा आवास योजना के अंदर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज है उनको फ्री हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी, किस एरिया के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो बीपीएल कैटेगरी के लोग सिलेक्ट किए जाएंगे उसमें जो फोकस किया जाएगा, मतलब जो मेन टारगेट लिए जाएंगे वो SC ST कम्युनिटी या हाउस होल्ड से जो बिलोंग करते हैं पर्सन, उनको किया जाएगा। तो ये वाले जो पॉइंट्स है SC ST वाला, रूरल एरिया वाला और फ्री हाउसिंग वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। एक चीज़ और, ये जो BPL वाला आया ना कि BPL फैमिलीज को देते हैं, तो यहाँ पे आपसे जो UPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है वो BPL मेंशन नहीं करेंगे, वो ये कह देंगे फॉर ऑल। मतलब कि आपको भी लगेगा कि हाँ यार रूरल एरिया है तो सभी को प्रोवाइड करते होंगे, तो ऐसा नहीं है, सभी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो BPL फैमिलीज होती है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक फूड सिक्योरिटी का है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से ही आप समझ जाइए कि जो वर्क आप कर रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है अकॉर्डिंग मतलब अलोंग विद वेजेस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे जितना भी फूड ग्रेन होता है वो स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बट अभी जो बेसिकली यहाँ पे डाटा देखा गया था जब ये स्कीम को लॉन्च किया गया कि जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स थी FCI के थ्रू गोडाउन से वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो इस वजह से फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो स्कीम थी वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाई थी। नेक्स्ट आता है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो जो ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या वो अपनी पेंशन एज में आ चुके हैं, बुढ़ापे में आ चुके हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। और इसका बेसिकली काम जो था वो ये था कि सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज़ है उनके एरिया के अंदर जितने भी सीनियर सिटीजन्स आते हैं उनको पेंशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो एक खुद की आइडेंटिटी के साथ इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जी सके। यहाँ पे जो अमाउंट रखा गया था उस टाइम में, अभी की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, उस टाइम में कर रहे हैं जबकि ये लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो अमाउंट रखा गया था ओल्ड एज का वो 200 रुपये पर महीना रखा गया था। और कौन सी एज लिमिट रखी गई थी, 60 से 79 ईयर्स रखी गई थी। और जो बुजुर्ग 80 साल से ऊपर हो चुके हुए हैं उनको 500 पर मंथ दिया गया था। और जब
इस स्कीम को लॉन्च किया गया आपका 2008-2009 जब भी, तो यहाँ उसके बाद जो है 2011 और 2012 का जो बजट आया था उसमें इसका रिव्यू किया गया था और उसको एक सक्सेसफुल स्कीम बताया गया था। तो इस तरीके के पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो सीएससी की अगर मैं बात करूँ सिंपली, ईपीएफओ में तो नहीं पूछे जाते इस तरीके का, पर जो सीएससी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये स्कीम एक फेलियर थी या फिर सक्सेस थी, तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अन्नपूर्णा स्कीम। तो अन्नपूर्णा क्या होता है कि हिंदू जो माइथोलॉजी है उसके अंदर देवी जो होती है उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है, मतलब जो हमें खाना देती है। तो अन्नपूर्णा स्कीम आपका किससे रिलेटेड हो जाता है, खाने से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 1999 और 2000 के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको स्पेशली यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाता है। उन सीनियर सिटीजन्स को जो कि अपना जो है ध्यान नहीं रख सकते हैं, बेसिकली मतलब कि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है और वो भी खुद कैपेबल नहीं है कि वो खाना बनाए या कुछ काम करे, तो उनके लिए जो है ये स्पेसिफिकली लॉन्च की गई थी। और ये किसके अंडर की गई है, जो कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर नहीं आते बुजुर्ग, उनके लिए जो है अन्नपूर्णा स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर वो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर आएंगे तो फिर उनको जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा कितना जो मतलब कि अमाउंट है वो दिया जाता है, तो 10 किलो जो फ्री फूड ग्रेन्स है वो दिया जाएगा एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स को। और यहाँ पे जो टारगेट ग्रुप है वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, मतलब गरीबों में भी जो गरीब है, बहुत ज़्यादा जो गरीब है, उनके अंदर अन्नपूर्णा स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। और जो इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स है, जो बहुत ज़्यादा लेवल कैटेगरी के हो जाते हैं, मतलब बड़ी उम्र के हो जाते हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम की जाएगी। नेक्स्ट आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो रोजगार वर्ड आ गया तो किससे रिलेटेड है, आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। और संपूर्ण मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट एक ग्रामीण लेवल पे रूरल एरिया के अंदर प्रोवाइड की जाएगी वो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर आ जाएगी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जनरेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वही बात हो गई ना पहले जो मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तो वेज एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से होगी और कौन से एरिया के लिए अंदर है, रूरल एरिया के अंदर, और वहीं पे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी पुअर को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है मनरेगा 2005 की स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। मनरेगा के ऊपर तो मतलब रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 100 डेज का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हर साल हर रूरल हाउस होल्ड को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि 100 दिन के लिए तो हर रूरल हाउस होल्ड में जो वर्कर्स हैं, मतलब जो काम लोग हैं, उनको 100 दिन की वो दी जाएगी। और 1/3 हिस्सा जो है, मतलब 1/3 जो पार्ट है वो वीमेंस के लिए रिजर्व किया जाएगा हर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और उसी के साथ नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड भी बनाया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ कही गई कि अगर मान लीजिए कि कोई एप्लीकेंट है जिसने कि मनरेगा के अंदर काम करने के लिए अप्लाई किया, ठीक है, पर गवर्नमेंट जो है वो फिर उसको नहीं दे पाई जॉब किसी भी वजह से, तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि सॉरी, अगर एप्लीकेंट जो है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो विद इन 15 डेज जो है उसको एंटाइटल होगा कि वो डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उसको मिले। मतलब कि अगर एक दिन में वो 100 रुपये कमाता, अगर वो उसके अंदर होता, मनरेगा के अंदर काम कर रहा होता, तो 15 दिन के अंदर ही उसको जो है 100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे और उसको काम भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट इज आजीविका मिशन, दैट 2011 के अंदर। यहाँ पे बेसिकली जो रूरल पुअर थे उनकी नीड्स को डाइवर्सिफाई किया गया और देखा गया कि क्या क्या इनकी नीड्स है, इनको फुलफिल कैसे किया जा सकता है, और सॉल्यूशन निकला जॉब्स का। तो उनको जॉब्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा और एक रेगुलर इनकम मंथली बेसिस पे दी गई। तो यही आ जाता है आजीविका। मतलब कि आजीविका क्या होता है, अपनी जो कमाई होती है अपने जीवन को पालन करने के लिए, ये जो होता है ये विलेज लेवल पे किया जाता है और बेसिकली जितने भी नीडी है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज से हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा जितनी भी स्कीम्स देखी वो रूरल एरियाज़ के अंदर देखी। तो क्या ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया के अंदर पुअर पीपल है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इस वजह से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को लॉन्च किया गया। यहीं पे लाइवलीहुड का मतलब वही होता है कि अपना जीवन शैली कोई जो है वो किस तरीके से बिता रहा है। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर फोकस जो किया जाता है वो ऑर्गेनाइजिंग अर्बन पुअर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा कि जितने भी अर्बन पुअर्स है उनका पहले एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा, फिर अपॉर्चुनिटी की जाएगी स्किल डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके, फिर मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी, और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो वेंचर्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं किसके थ्रू, क्रेडिट प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले SHG बनाए गए, उससे क्या हुआ कि एक ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई, ट्रेनिंग से क्या किया गया, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया गया, और क्रेडिट से फिर वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई। तो इस तरीके से पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि हम पहले भी गवर्नमेंट स्कीम
स्कीम्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो फोकस किया जाता है वो लेबर मार्केट के ऊपर किया जाता है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 10th क्लास और 12th क्लास छोड़ दी पढ़ के, आगे वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है लेबर मार्केट में लिया जाता है। लेबर मार्केट का मतलब ये नहीं है मजदूरी, यहाँ पे बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका जो एम होता है वो बेसिकली होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसका? सब्सिडी का, पेंशन का, इंश्योरेंस का। किसके लिए? मतलब कि यहाँ पे अंदर जो है 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली टारगेट किया गया है वो अनबैंक्ड पुअर को किया गया, मतलब कि वो ऐसे पुअर जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, उनका बैंक अकाउंट खोला गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी स्कीम थी, क्या क्या कोजेस थे। अब हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लोरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। ये दोनों जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। गिनी कोफिशिएंट को हम पहले डिस्कस कर चुके थे। वो बेसिकली क्या था कि नंबर ऑफ जो पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये लास्ट वाली वीडियो में है। अब देखते हैं लोरेंस कर्व के अंदर, तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? लोरेंस कर्व से, और जो बेसिकली गिनी कोफिशिएंट है उससे। तो जो लोरेंस कर्व होता है उसके साथ डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी मेजर की जाती है कि कितनी इनकम इक्वालिटी जो है वो हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लोरेंस कर्व जो है वो बेसिकली मैक्स लोरेंस ने 1906 के अंदर डेवलप किया था। ये शो करता है कि एक गिवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है, मतलब कि एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको दे दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि उसने कितनी इनकम को अर्न किया है। ये देखा जाएगा यहाँ पे कि अमीर जो है वो कितना अर्न कर रहा है और जो गरीब है वो कितना अर्न कर रहा है, क्या वो इक्वली अर्न कर रहे हैं या फिर वो इक्वली अर्न नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है लोरेंस कर्व में डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अर्न बाय एनी गिवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो एनी परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज में आपके जो है रिच भी आएंगे और पुअर भी आएंगे। तो अगर यहाँ पे एक लाइन है जो 45 डिग्री एंगल पे होती है, वो ये शो करती है कि इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये दिखा रही है कि गरीब जो है और अमीर जो है वो क्या कर रहा है। अगर गरीब जो है 10 रुपये कमा रहा है तो अमीर भी यहाँ पे 10 रुपये ही कमा रहा है, मतलब कि एक परफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एक रियलिटी नहीं है। तो ये किस, यहाँ पे आपको एंगल याद रखना है कि कौन से एंगल पे, तो 45 डिग्री का जो एंगल है उसमें इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई जाती है, पर जो अदर लाइन होती है वो दिखाती है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कि ये वाली जो लाइन है ये दिखा रही है कि ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना अमीर कमा रहा है उतना गरीब नहीं कमा पा रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। तो दिस इज द लाइन की जो ये शो कर रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली डायगोनल से अलग जाएगी वो अनइक्वल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को शो करेगी। तो बेसिकली आपको मैंने आई थिंक टेलीग्राम चैनल पे जितने भी कर्व्स थे उनकी एक पिक्चर भी पोस्ट की हुई है, आप देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लोरेंस कर्व जो है वो किससे रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये याद रखना है कि वो क्या शो करता है। तो इट इज शो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। ठीक है, एक नंबर जो गिवन परसेंटेज है। नेक्स्ट देखते हैं गिनी कोफिशिएंट के बारे में। गिनी कोफिशिएंट क्या था बेसिकली, कि यहाँ पे बेसिकली कितने जो हैं वो पुअर पीपल हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, ये आपको पर हेड काउंट किया जाता है गिनी कोफिशिएंट के अंदर। तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, वो लोरेंस कर्व से ही डिराइव हुआ है, और ये बेसिकली किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। ये वाला पॉइंट याद रखना है कि इंडिकेटर कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो वो आपका गिनी कोफिशिएंट हो जाता है। गिनी कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली बताता है कि कितनी डिग्री, मतलब कितना लेवल जो है इनकम इक्वालिटी का एक पॉपुलेशन के अंदर, मतलब वहाँ से तो हमको ये पता चल गया कि हाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या अनइक्वल है। अब गिनी कोफिशिएंट ये बताएगा कि कितना है जो ये अनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। जो गिनी कोफिशिएंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक जाती है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब कि अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है इसका मतलब ये है कि अमीर और गरीब दोनों सही कमा रहे हैं, बिल्कुल इक्वल कमा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर 1 आ जाएगा तो परफेक्ट इनइक्वालिटी हो जाएगा, मतलब कि गरीब जो है वो कम कमा रहा है, अमीर जो है वो ज़्यादा कमा रहा है एक पॉपुलेशन के अंदर। तो गिनी कोफिशिएंट 0 का मतलब क्या है, एवरीवन हैज़ द सेम इनकम व्हाइल अ कोफिशिएंट ऑफ 1 रिप्रेजेंट अ सिंगल इंडिविजुअल रिसीविंग ऑल द इनकम। तो यहाँ पे जो अमीर आदमी है वही सारा का सारा ले जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इकोनॉमी का। अब हम शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से। तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम
शुरुआत तो एक ही स्कीम से करेंगे, पर इसी स्कीम के अंदर 11 सब स्कीम्स हैं। इस वजह से मैंने आज इसको चूज़ किया क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी। तो कृषोन्नति योजना से हम शुरू करते हैं। ये जो योजना थी ये 2005 में लॉन्च की गई थी और बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए की गई थी। ये योजना एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, पर मैंने क्यों चूज़ की, क्योंकि अभी फार्म प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं, तो हो सकता है कि करंट अफेयर से रिलेट करके आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूछा जा सके, क्योंकि इसके अंदर 11 सब स्कीम्स है और 11 सब स्कीम्स में पूरी तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की गई है और एग्रीकल्चर को आपकी बार बजट में भी फोकस किया गया था। तो इस वजह से ये वाली स्कीम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो थ्रू द स्कीम एक प्लान करती है कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करना है, वहीं पे होलिस्टिक और साइंटिफिक मैनर में। मतलब देखिए, हमने जो शुरुआत में बात की वो क्या की कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बेसिकली किस वजह से डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ का जो गवर्नमेंट का सबसे बेसिक प्लान था स्कीम का वो ये था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना एक होलिस्टिक और साइंटिफिक मैनर में, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट आता है कि ये जो स्कीम है ये बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए काम करती है, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो हो सके और जो भी प्रोड्यूस फार्मर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब कि जो भी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनके ऊपर उनको बेटर रिटर्न्स मिले, मतलब उनको अच्छी खासी कमाई मिले। यही तो एमएसपी वाला इशू है जो अभी सारा चल रहा है। तो इसके अंदर जो है टोटल 11 स्कीम्स है और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि फ्लैगशिप स्कीम के अंदर आता है या अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आता है, तो ये अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH से। तो हॉर्टिकल्चर आ गया, तो किससे रिलेटेड है, ये आपका प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट से रिलेटेड है। जो फल उगाए जाते हैं हॉर्टिकल्चर उससे डील करता है। तो यहाँ पे बेसिकली होलिस्टिक ग्रोथ जो है हॉर्टिकल्चर की जाती है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो होती है किसी भी पर्सन की हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उसको इम्प्रूव करना, और वहीं पर जो फार्म हाउस होल्ड्स है उनको इनकम सपोर्ट करना हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ समझेंगे, जब आप फूड सिक्योरिटी मिशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम बस इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी जो पर्सन है उसकी फूड सिक्योरिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब उसको सही से खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इस वाली चीज़ में 2-3 चीज़ें और इंक्लूड है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब टफ हो जाता है याद करना इसके नाम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में वही चीज़ है कि राइस, व्हीट, पल्सेज हैं, कोर्स सीरियल्स, आपके कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। वो तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग ही जा रहा है अगर फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है। और किस तरीके से एरिया को एक्सपेंड करके और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करके जो है फूड सिक्योरिटी मिशन को कर सकता है। क्योंकि हमने पॉवर्टी में क्या देखा था कि लोगों के पास क्या थी, स्मॉल हाउस होल्डिंग थी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। तो अगर हम एरिया को एक्सपेंड कर देंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, एनहांस हो जाएगी। एक चीज़ मैंने आपको क्या कही कि फूड सिक्योरिटी से है, तो आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना कि एक पर्सन को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि सोइल फर्टिलिटी वाला। क्या आप इस चीज़ को इसके नाम से रिलेट कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो वही चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने की बात की गई है, क्योंकि जब सोइल की फर्टिलिटी रिस्टोर होएगी वापस, तभी जो है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तभी जो है हम फूड सिक्योरिटी किसी भी पर्सन को प्रोवाइड कर सकेंगे। इस वजह से सोइल फर्टिलिटी रिस्टोर करना भी आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर आता है, इंडिविजुअल फार्म लेवल पे, ताकि उसकी लेवल जो फार्म लेवल इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो सके। उसी के साथ जो है यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी को भी देखा जाता है, उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। और जितने भी एडिबल ऑयल्स होते हैं उनके इंपोर्ट को रिड्यूस करने की बात की जाती है कि डोमेस्टिक लेवल पे जितना एडिबल ऑयल प्रोड्यूस हो सके तो वो हमारे फार्मर्स को हेल्प करेगा। तो इस तरीके से फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दैट इज NMSA। तो यहाँ पे बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है। इसका मतलब ये क्या कि हम कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस करें कि हमें फार्म प्रोड्यूस भी ज़्यादा मिले, हमारी जो लैंड है उसको भी नुकसान ना हो, हमारे फार्मर्स को भी इनकम ज़्यादा मिले और हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये होता है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रो इकोलॉजी को यूज किया जाता है।
जिसको कि फोकस करता है आपकी इंटीग्रेटिव फार्मिंग के ऊपर, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, वहीं पे रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आ गए। नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दैट इज SMAE। तो यहाँ पे बेसिकली जो है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है उसको अचीव करने की बात की गई है, और किस तरीके से फार्मर्स को जब आप सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे तो उनके पास खुद ही इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि वो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो होती है उसको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसी के बाद जो है एक इफेक्टिव लिंकेज और सिनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है स्टेक होल्डर्स को, मतलब कि जो भी आ रहा है, मतलब कि एक फार्मर से लेके जो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उससे उस तक जो जितने भी आपके बीच में पर्सन आ रहे हैं जो उस गुड्स को या उस सर्विसेज से डील कर रहे हैं, तो उन सबके बीच में एक अच्छा लिंकेज प्रोवाइड करना, एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए वो काम करे, ये सारा इसका काम आ जाता है। और किस तरीके से ये होगा, ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की हेल्प से। नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, दैट इज SMSP। यहाँ पे बेसिकली सीड्स की बात की जा रही है। तो सीड्स की क्वालिटी के ऊपर देखिए किसी प्लांट का कितना कुछ डिपेंड होता है कि जैसा सीड होगा वही आगे जाके प्लांट बनेगा। तो यहाँ पे सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड्स के प्रोडक्शन का इंक्रीज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को क्वालिटी और सर्टिफाइड सीड्स मिले, इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सीड मल्टीप्लिकेशन चेन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मॉडर्नाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि किस तरीके से जो सीड है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैसे उसको स्टोर किया जाए कि उसकी जो क्वालिटीज़ है वो मेंटेन रहे, फिर उसकी प्रॉपर चेकिंग होके एनालिसिस होके उसको सर्टिफाई किया जाता है क्वालिटी के साथ, और फिर फार्मर्स को इसको सप्लाई किया जाए। यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी प्रमोट की जा रही है, जैसे कि आपका बायो इंजीनियरिंग हो गया, कुछ चेंजेस लाके जो भी फूड क्रॉप है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, और मेथोडोलॉजी को यूज़ किया जाता है सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन। तो ये बेसिकली एक जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसकी क्वालिटी और यील्ड का लॉस मिनिमाइज करने का इनके ऊपर एम होता है। और किससे लॉस होता है क्रॉप का? इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं जो कि खेती को खा जाते हैं बनने से पहले ही। तो यहाँ पे इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज, वीड्स होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, तो उन सब से प्लांट्स को बचाने की बात की गई है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बायो सिक्योरिटी की बात की जाती है। ये वाला पॉइंट जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। एक पॉइंट जो है ये आपको पूरा इस पैराग्राफ को याद करने की, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप जो भी पढ़ते हैं आप उसको कैसे याद करते हो, तो मैंने वहाँ पे कीवर्ड्स की बात की थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं जैसे एग्रीकल्चर बायो सिक्योरिटी, ये आपका कीवर्ड हो जाता है। जैसे आप बायो सिक्योरिटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किसी चीज़ को बचाने की बात कर रहे हैं। तो खेती को किससे बचाया जाता है? कीड़ों से बचाया जाता है या फिर पेस्ट से बचाया जाता है। तो उस तरीके से इस सिंपल एक कीवर्ड से जो है आप पूरी स्कीम को अपने माइंड में मेमोराइज कर पाएंगे और आराम से जाके एग्जाम में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे की जाती है, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें आपकी इस मिशन के अंदर आ गई। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की बात आ गई तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही है उसका जो डाटा मेंटेन किया जाता है वो इस सेंसस के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है वो किस तरीके से होता है कि जो भी कॉस्ट लगी प्रिंसिपल क्रॉप्स के कल्टीवेशन के, उसकी स्टडी की जाती है, रिसर्च स्टडीज की जाती है, और जो भी कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है उनको डील किया जाता है कि किसकी वजह से जो है ज़्यादा पैसा लग रहा है फार्मर्स को। क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा लगेगा तो वो मार्केट में जाके इतने रेट पे तो बिकेगा नहीं, तो उससे फार्मर्स को नुकसान होगा। इस वजह से जो है वो स्टेटिस्टिक्स और सेंसस जो है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एक हिरार्किकल इन्फॉर्मेशन जो है क्रॉप कंडीशन के ऊपर बनाई जाती है, सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक जितना भी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, दैट इज ISAC। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो देखिए हम हर बात जो है सिर्फ फार्मर्स को नहीं ले सकते, हमें आगे के लेवल पे भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको प्रोवाइड की जाती है? जो कि कोऑपरेटिव्स हैं। कोऑपरेटिव्स को क्यों की जाती है? ताकि जो रीजनल इम्बैलेंसेज है उसको रिमूव किया जा सके और जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट होती है उसको स्पीड अप किया जा सके, ठीक है। ये जो स्कीम है वो बेसिकली आपको याद रखने की जो कॉटन ग्रोवर्स है ना उनके लिए है। तो
ये वाला पॉइंट अगर आ जाए आपके सामने कि इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन जो है वो किसके लिए है, तो पहले तो ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए है और ये स्पेसिफिक कौन से सेक्टर के लिए है, कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है ये उसके लिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दैट इज ISAM। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आप वैल्यू समझिए कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है गुड्स का, किस तरीके से उनकी स्टोरेज हो रही है, कोल्ड स्टोरेज हो रही है, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेन पार्ट फॉर्म करता है। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई है। कैसे करना चाहिए, हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ करना चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस वे का होना चाहिए, मतलब कि क्या उसके अंदर नेसेसिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेडिंग से स्टैंडर्डाइजेशन जो है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी गुड हमारे पास आ रहा है वो एक बेटर क्वालिटी का है। उसी के साथ जो है एक नेशन वाइड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी बनाना चाहिए इंटीग्रेटेड मार्केट्स का, ताकि एक कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म हो जिससे कि जो प्रोड्यूसर है वो भी डील कर सके, जो कंज्यूमर्स है वो भी ले सके, और बीच में जो भी बिजनेसमैन या फिर जो भी फैक्ट्रीज आती है, एस्टेब्लिशमेंट आती हैं, जो भी चीज़ है किसी भी तरीके की आ रही है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से डील कर सके, ठीक है। तो अब तक आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम वीडियो को और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स इन एग्रीकल्चर। तो हमने पूरी तरीके से बात कर ली, हमने कोऑपरेटिव्स की भी बात कर ली, हमने टेक्नोलॉजी की भी बात कर ली, फार्मर्स की भी बात कर ली, पर अब गवर्नमेंट का क्या पार्ट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अब ई गवर्नेंस प्लान्स को लेके आ रही है एग्रीकल्चर के अंदर सॉरी। यहाँ पे फार्मर्स की जो सेंट्रिसिटी है और सर्विस ओरिएंटेशन जो है प्रोग्राम्स के लिए उसको लाया जाएगा, मतलब बेसिकली फार्मर को एक सेंट्रिक लेवल पे रखा जाएगा कि हर तरीके से फार्मर को फ़ायदा हो, नुकसान कहीं भी ना हो, इस तरीके की गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट के थ्रू की जा सके। और यहाँ पे जो फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू आउट सर्विसेज क्रॉप साइकिल, मतलब कि जब उन्होंने उस फसल को उगाया और जब उसने काटा, इस पूरी साइकिल में जो भी इंफॉर्मेशन फार्मर को चाहिए जिस स्टेज के अंदर वो उसको प्रोवाइड की जाए। उसी के साथ जो भी प्रोग्राम्स जो हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं फार्मर्स के लिए या फिर प्रोड्यूस के लिए, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है उनको और ज़्यादा एनहांस किया जा सके, ताकि जो है फार्मर्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स को देखा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, शाम तक आपको वो मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि चैनल की ग्रोथ और हम बेटर से बेटर सोर्सेज आपके लिए ला सके। थैंक यू सो मच।